देखें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ तीसरा जो पेपर है वो हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पेपर करा चुके हैं। हम आपको करा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो 1 अंक के होते हैं। तो पहला सवाल है 37/2 गुणा 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार लिखिए तथा इसमें कितने अंक हैं। तो पहले आपको इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए आगे 37/2 गुणा 5 की पावर 2 को हमने लिखा। अब इसमें हम देखते हैं कि घातें बराबर होनी चाहिए। जो घात बराबर नहीं होती है उसको हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो यहाँ 5 के 2 है और 2 का 1 है। तो जो कम है उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 2 का 1 और बढ़ाएंगे। तो जो हम नीचे बढ़ा रहे हैं वही हमें ऊपर बढ़ाना है। तो 2 हमने इधर भी लगाया और 2 इधर भी लगाया। तो ये हो गया आपका 37 दूना हो जाता है 74 यानी 74। और नीचे 2 का 1 और 2 का 1, 2 की पावर कितनी हो गई 2 और 5 की पावर कितनी है ऑलरेडी 2। तो यहाँ पे एक नियम फॉलो करता है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n। यदि ऐसा होता है तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। तो ये कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत है। और दशमलव प्रसार शांत है तो आपको करना क्या है, इसका दशमलव प्रसार निकाल के दिखाना है। दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, 74 यानी 74/2 पंजे कितने होते हैं 10 और दोनों पे पावर कितनी है 2। तो 74 में 10 की पावर 2 को जब आप खोलते हैं तो कितना आता है, जब स्क्वायर करते हैं 10 का 100। तो यहाँ पे आएगा आपका दशमलव प्रसार 0.74 यानी 0.74। तो ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। अब इसने कहा कि इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। देखिए अगला सवाल 1/x-1 प्लस 1/x-4 बराबर 1/x-2 प्लस 1/x-3। इसको हल कीजिए। तो इसको हम हल करेंगे, ये वैदिक मैथ का सवाल है। तो इसके हल करने का तरीका है कि इसमें जो हर हैं उनका योग बराबर होना चाहिए दूसरी साइड के हरों के योग के बराबर। तो ये हर हैं इनका योग और ये हर हैं इनका योग। तो एक बार हम चेक कर रहे हैं। तो x और x कितना 2x और 1 और -4 कितने 5। जैसे देखिए यहाँ पे x और x कितना 2x, -1 और -4 कितना -5। अब यहाँ देखेंगे x और x 2x, -2 और -3 कितना -5। यानी दोनों का जोड़ कैसा है, बराबर है। तो हम किसी एक जोड़ को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है दोनों पक्षों के हरों का योग बराबर है। दोनों पक्षों के हरों का योग कैसा है, बराबर है। तो हरों का योग 0 के बराबर हो जाता है। 0 के बराबर हो जाता है। तो कैसे करेंगे, किसी एक योग को हम लेंगे 2x-5, फिर इसको 0 के बराबर रख देंगे। 2x बराबर पक्षांतरण करेंगे +5, x बराबर 5/2, क्योंकि 2 गुणा में कराया तो भाग दिया, आपका आंसर हो जाएगा। देखें अगला सवाल देखें प्रश्न संख्या 3 tan 38 tan 52 का मान ज्ञात करो। तो ये 1 नंबर का सवाल है। इसको करने का तरीका है tan 38 सेम टू सेम, यहाँ tan 52 को हम चेंज करेंगे। तो tan 90 माइनस, यदि हम 52 को चेंज करें तो यहाँ लिखेंगे 38। क्या लिखेंगे 38। अब tan 38 की जगह tan 38 tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा। क्या हो जाता है, cot थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे cot 38। अब हम जानते हैं कि cot थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा के। तो इसको हम बदलेंगे 1/tan 38 में। और यहाँ tan 38 ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 1। अगला सवाल 4 यदि एक मीनार की परछाई की लंबाई
मीनार की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बेस बनाएंगे और उस पर एक मीनार बनाएंगे। तो ये हमने मीनार बना दिए। इसने कहा है एक मीनार की परछाई, तो परछाई कहाँ आती है? जमीन पर। तो यहाँ हमने परछाई भी लिख ली है, ये परछाई है। एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। माना इसकी ऊंचाई h है तो परछाई की लंबाई कितनी है? h। तो सूर्य का अपने कोण ज्ञात कीजिए। माना सूर्य का अपने कोण है थीटा, क्या मानेंगे? थीटा। यहाँ पे a, b और क्या? c। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर L/a, लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है। तो लंब की वैल्यू कितनी रखेंगे? h, आधार की वैल्यू भी h, tan थीटा की वैल्यू, यानी हमारे पास कोण नहीं है, हमें ज्ञात करना है कि कोण क्या होगा। यहाँ पे tan थीटा, तो h में h का भाग देते हैं तो वो कट जाता है, 1 आता है। तो tan में 1 किसका मान होता है? tan में जो 1 है वो होता है tan 45 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45। तो tan से tan कट, तो थीटा बराबर आपका आंसर आएगा 45 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। देखें अगला सवाल, देखें प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पहला सवाल पूछा गया है, निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? दूसरा पूछा गया है अनिश्चित घटना की प्रायिकता। अनिश्चित घटना की प्रायिकता। तीसरा पूछा गया है सभी प्रायिकताओं का योग। सभी प्रायिकताओं का योग। सभी प्रायिकताओं का योग। तो निश्चित घटना की प्रायिकता यानी जो घटना घटित होती है, यानी जिसका घटित होना संभव होता है, निश्चित होता है, उसका जो प्रायिकता का मान है कितना होता है? 1। और जो घटना घटित नहीं होती है, यानी जो असंभव घटना है, उसकी प्रायिकता होती है 0। और सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है भाई? या तो घटना घटेगी या फिर नहीं घटेगी, तो दोनों घटनाओं का योग होगा। 1 और 0 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 1। यानी सभी प्रायिकताओं से मतलब है घटित होने वाली और नहीं घटित होने वाली, क्योंकि घटनाएं 2 ही प्रकार की होती हैं, तो उनका योग कितना होता है? 1। अगला प्रश्न है 6, लाल बत्ती की आकृति कैसी होती है? तो लाल बत्ती की आकृति, लाल बत्ती की आकृति कैसी होती है? अष्टभुज आकार, अष्टभुज आकार की होती है। लाल बत्ती की आकृति कैसी होती है? अष्टभुज आकार की होती है। इसी में दूसरा सवाल हमने जोड़ दिया है, घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ। ये पहला था इसका, ये सेकंड है। घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ। घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होता है? चाप की लंबाई। क्या होता है? चाप की लंबाई। घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ होता है चाप की लंबाई, क्योंकि घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो ऐसे घूमता है। जैसे सपोज करो घड़ी का पेंडुलम है ऐसे, तो ये क्या है? एक चाप है। तो ये क्या होता है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। देखें अगला सवाल, देखें अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य हैं। आपको ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो 6 से भाज्य हैं, जिनमें 6 का भाग चला जाता है। तो हम एक AP बनाएंगे, पहले लिखेंगे हल, और AP बना के हम लिखेंगे 6 का पारा। तो 6, 12, 18 डॉट 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 कितने पदों तक? 40 पदों तक। कितने पदों तक? 40 पदों तक। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य कौन से होंगे? जिनमें 6 का भाग जाता है। और ऐसे कितने पूर्णांक हैं? 40। तो आपको लिखना है A बराबर 6, D बराबर 12 में से 6 घटाइए तो डिफरेंस आएगा 7 अंतर 6। n की वैल्यू कितनी है? 40। और आपको निकालना क्या है? योग। तो Sn का सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n बटा 2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, n की जगह कितना रखेंगे 40/2, 2 की जगह 2, a की जगह कितना रखेंगे, a की जगह 6 प्लस n की जगह 40 माइनस 1 और d की जगह कितना 6। 40 को 2 का भाग देते हैं, आता है 20, 2 छक्के कितने 12, 40 में से 1 घटाएंगे 39 गुणा 6, 20 की जगह 20, 6 9 54, 6 3 18 और 5 हो जाते हैं 23 प्लस 12। अब 234 में 12 जोड़ते हैं, 234 में 12 जोड़ने से आपके हो जाएंगे कितने 240। तो 240 का हम नाम करेंगे 20 से। 240 कैसे हुए, 4 तो 6, 3 और 1 4 और 2 के 2 गुणा किसका 20 का। तो अब 20 का गुणा करना है तो आपका ऐसे का आंसर आएगा 0, 2 छक्की 12, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, 49 20, यानी 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से भाज्य है उनका कितना आएगा 4920। देखें अगला सवाल, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखें अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8। ये एक चित्र दिया गया है, तो दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। तो ये जो है छायांकित क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें 2 त्रिज्याखंड हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो यदि हम बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी है, छोटे त्रिज्याखंड की त्रिज्या, छोटा वाला त्रिज्याखंड यहाँ तक है तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। बड़े त्रिज्याखंड की त्रिज्या, बड़े त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी है 7, कोण थीटा दोनों के लिए कॉमन है कितना 30 डिग्री। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते समय लिखना है लाइन बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लिए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र एक ही होता है। यहाँ पे हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे त्रिज्याखंड का। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r² थीटा बटे 360। फिर दूसरा लगाएंगे पाई r² थीटा बटे 360। तो ये बड़े के लिए है और ये छोटे के लिए है। तो बड़े के लिए है तो बड़ी त्रिज्या यूज होगी r2, और यदि ये छोटे के लिए है तो छोटी त्रिज्या यूज होगी r1। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे जो सेम है दोनों में, तो पाई और थीटा इसमें है, पाई और थीटा इसमें है, दोनों में कितना है 360। तो पाई थीटा बटे 360 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें से रह गया r2 का स्क्वायर और इसमें से रह गया r1 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, कोण कितना है 30/360। r2 की जगह, r2 का मतलब है बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है 7 का स्क्वायर, और r1 का मतलब है छोटी वाली त्रिज्या कितनी है 3.5 का स्क्वायर। अब आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट, 3 एकम 3 हो जाएगा कितना 12। अब यहाँ पे लिखेंगे 22 एकम 22 और 12 का गुणा 7 से करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे अभी नहीं। 7 का एक, इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में। तो a² माइनस b² क्या हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी से कैसे करेंगे 7 प्लस 3.5, 7 माइनस 3.5। तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10.5, और इधर 7 में से 3.5 जाएंगे तो बचेंगे कितने 3.5। यहाँ 22/7 गुणा 12। देखें आगे है 7 से काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 5 35, यानी 0.5 आ जाएगा। इधर इसको 2 से काटेंगे, 2 छक्की 12, इधर 2 से काटेंगे 11,
इधर 10.5 गुणा 0.5, इसको 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 और इधर 3 तिया 9, यहाँ से बचेगा 3 पंजे 15। इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 5.5, यानी 2 से काटने पर 5.5 गुणा 3.5 गुणा 0.5। अब इन सबका हम गुणा करेंगे तो 25 2 25 और 2 27.5 गुणा 3.5, तो इसका गुणा करने पर आएगा, तो आपने इसका गुणा करके देखा होगा 27.5 गुणा 3.5 करने पर आएगा 96.25। देखें अगला सवाल, प्रश्न संख्या है 9। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी शुरू में आपके पास 5 संख्याएं थी तो उनका माध्य 18 था। एक संख्या हटा दी जाती है तो संख्याएं हो जाती है कितनी 4 और उनका माध्य रह जाता है 16। तो हटाई गई संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हटाई गई संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है 5 संख्याओं का माध्य। 5 संख्याओं का माध्य बराबर कितना है 18 और योग क्या होगा 18 गुणा 5, क्योंकि 5 का गुणा आपको 18 से करना है तो कितना आ जाएगा 90। अब एक संख्या हटाने पर कितनी संख्या है एक संख्या हटाने पर शेष कितनी 4 संख्याओं का माध्य। 4 संख्याओं का माध्य, 4 संख्याएं हैं और उनका माध्य कितना दिया हुआ है 16। तो 16 गुणा 4 करेंगे, 16 है तो उनका योग कितना होगा 16 गुणा 4, तो कितना आएगा 64। एक बार दोबारा समझें, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, योग कितना हो गया 18 पंजे 90। एक संख्या हटा दी तो शेष कितनी रहेगी 4 संख्याओं का माध्य 16 है। तो योग कैसे निकालते हैं, जो संख्या दे रखी है, जैसे संख्या दे रखी है और जो माध्य है उसका गुणा कर देते हैं तो योग आ गया 64। अब देखेंगे हटाई गई संख्या। तो हटाई गई संख्या कैसे निकालेंगे, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो 90 में से 64 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 26 यानी 26। कितना आ जाएगा 26, ये आपका आंसर है। देखें अगला सवाल 10वां, प्रश्न संख्या 10। इस वीडियो का अंतिम सवाल है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो हम आपको करा रहे थे, ये तीसरा पेपर चल रहा है। इससे पहले हम 2 पेपर करा चुके हैं। sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम चेंज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे इसको माइनस में। सेम इसी को चिन्ह बदल के लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और यहाँ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला ब्रैकेट इससे कट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। आपके पास रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना 1। कितना होता है 1, ये आपका आंसर है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का आंसर कितना होता है 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 1। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आगे की सीरीज अगले वीडियो में देखें 11 से 15 तक और 16 से 26 तक।